बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी पर बात करेंगे। साथ ही अनुप्रिया पटेल का आउटसोर्सिंग भर्तियों को लेकर के एक बड़ा बयान आया है। साथ ही डीएलएड आवेदन की प्रक्रिया आखिर इतनी लेट लतीफ क्यों है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे बीएड प्राथमिक में शामिल फिर से हो सकता है, क्योंकि एनसीटी के गजट में संशोधन की जो लगातार मांग है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं। पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहली अपडेट, डीएलएड का प्रवेश अब तक पता नहीं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व में बीटीसी प्रशिक्षण के लिए 2024-25 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। प्रवेश की सूचना जारी नहीं होने से बेरोजगार परेशान हैं। यही कारण है कि तमाम अभ्यर्थी एमए या परास्नातक के दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर विचार कर रहे हैं। पिछले साल डीएलएड प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जून से शुरू हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया 2 महीने पिछड़ गई है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 2 महीने पहले ही शासन को डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब तक अनुमति नहीं मिले। पिछले साल प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से निरस्त होने के बाद डीएलएड प्रवेश में आवेदन की अंतिम तिथि कई बार बढ़ानी पड़ी थी। हालांकि उसके बावजूद बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई थीं। यही कारण है कि इस साल डीएलएड में यूपी के अलावा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश की अनुमति देने पर विचार चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछली बार डीएलएड की 70,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थीं। लगभग 2,22,750 सीटें हैं निजी शिक्षण संस्थान और डाइट को मिलाकर के। और इस बार जो प्रस्ताव है वो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी यहाँ पर डीएलएड कर सकते हैं। ये शासन से अनुमति मांगी गई है। बहुत जल्द कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है ऑनलाइन प्रोसेस का, एडमिशन्स का, वो जारी किया जाएगा पीएनपी कार्यालय प्रयागराज की तरफ से। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं श्रावस्ती से प्रकाशित न्यूज है। 2017 से स्कूल में नहीं हुई है एक भी स्थायी शिक्षक की तैनाती। विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश लेकर के पूरे साल पछताते हैं अभिभावक। एक महिला अनुदेशक के भरोसे चल रहा है पूरा विद्यालय। तो आप देख सकते हैं कि किन तरीके से प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों का अभाव है। लेकिन शिक्षा मंत्री अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही आपने देखा था सदन में अनुपात और समानुपात को एकदम फिट बता रहे हैं। वो लगातार अनुपात समानुपात को फिट बता देते हैं, जबकि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। और जो विद्यालय हैं इस तरीके के लगातार शिक्षक विहीन कई जिलों में कितने भी विद्यालय चल रहे हैं, आए दिन खबरें आती रहती हैं। लेकिन जो हमारे बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी, उनको पता नहीं कहाँ से शिक्षक छात्रों की जो अनुपात है वो बिल्कुल बराबर दिख रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट कहा है कि कैंसर से खतरनाक है आउटसोर्सिंग भर्तियां। साफ तौर पर अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना के अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण की मांग उठाकर के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अनुप्रिया ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी खतरनाक है। आउटसोर्सिंग में भर्तियों में आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जातीय जनगणना भी कराया जाना चाहिए ताकि जातीय आंकड़ों की सही जानकारी सामने आ सके। तो आप देख सकते हैं अपने दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष ने फिर उठाया आउटसोर्सिंग भर्ती में आरक्षण का मुद्दा। संगठन से ही बनती हैं सरकारें। साफ तौर पर आरक्षण को कटघरे में लेते हुए आरक्षण में अनुप्रिया पटेल इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के चुनौती दी थी, जिसका निवारण किया गया था विधानमंडल में। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर बताया था कि कितने पद ओबीसी आरक्षण के लिए प्रस्तावित थे और कितने पदों पर उनको शिक्षक बनाया गया है। सारा डाटा उन्होंने दिया था। अब फिलहाल यहाँ पर अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर कहा है कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की भर्ती की जाती है वहाँ पर आरक्षण का पालन नहीं किया जाता। इसको लेकर के उन्होंने पुनः एक बार जो मोर्चा है वो खोला है आरक्षण को लेकर के। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं राजकीय इंटर कॉलेज से परीक्षा देते बाहर निकलते अभ्यर्थी। 67 फीसदी अभ्यर्थियों ने छोड़ दी असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा 2024 में तकरीबन 67% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। यह परीक्षा प्रयागराज के 23 केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित कराई गई थी। तो आप देख सकते हैं कितने कम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस पूरे
एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। असिस्टेंट कमांडेंट के लगभग 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एनसीटी संशोधित गजट लाए। ये बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ा जो ऐलान है वो किया जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की जा रही है। ट्विटर पर छाया बीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार व एनसीटी की लचर पैरवी की वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का मुद्दा ट्विटर में छाया रहा। 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार व एनसीटी की संशोधन गजट जारी कर रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटी के 28 जून 2018 के आधार पर बीएड को डिग्री हासिल की थी, उन्हें सजा देना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि चयन प्रक्रिया संबंधी विवादों को अनावश्यक रूप से पैदा किया जा रहा है, जिससे युवा इसमें फंसे रहें और रोजगार का सवाल पृष्ठभूमि में चला जाए। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो बीएड है, एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उसको उस पर पूरा संशोधन करने की मांग कर रहे हैं और संशोधित करके नया गजट लाया जाए। ये पत्थर गिरजाघर पर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी चीज़ें बताई गई हैं, सारा कुछ मामला उल्लेखित किया गया है। आखिरकार बीएड के कहाँ पर विकल्प हैं और अब बीएड जिसने किया था 28 जून 2018 को देख करके और 11 अगस्त 2023 के बीच तक उन सारे बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए वैलिड किया जाए। कई तरीके की मांग की गई हैं, गजट को संशोधित किया जाए। लगातार करोड़ों अभ्यर्थी ट्विटर पर ट्रेंड कराते रहते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या एनसीटी और केंद्र सरकार कोई नया कदम बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के उठा सकती है, क्योंकि लगातार जो धरना प्रदर्शन से चाहे वो धरातल पर रहा हो या सोशल साइट्स पर रहा हो, बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो कड़ी मशक्कत है वो लगातार की जा रही है। अभी आपने देखा था कि नगीना से जो एमपी हैं, सांसद हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण ने, उन्होंने भी मुद्दे को उठाया था बीएड की तरफ से। उन्होंने कहा था कि इसमें बीएड अभ्यर्थियों की क्या गलती है, सरकार ने, एनसीटी ने क्यों इस तरीके के गजट की पैरवी की जिसमें बीएड को प्राथमिक लेवल के लिए वैलिड किया गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। इसमें बीएड अभ्यर्थियों की क्या गलती, इस तरीके के तमाम जो लेटर्स हैं वो संसद में भी उठने लगे हैं बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में। फिलहाल आगे आने वाले निकट भविष्य की गर्त में है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या एनसीटी कोई नया गजट क्रिएट करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया ऑर्डर है वो पूरी तरीके से अपनी जगह पर कायम रहेगा। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।